नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस थर्सडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और शायद इस हफ्ते का आखिरी सास बहू और सेंसेक्स अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। कल हो सकता है फ्राइडे स्पेशल के साथ लौटूं, इसीलिए ये हफ्ते का शायद लास्ट SBS हो और अपन लोग फिर मंडे को रिज्यूम करें। खैर, आज के लिए मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल नजर आएंगे। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ये बारिश आ गई क्या कोलकाता में, या अभी नहीं आई? नहीं सर, बहुत अत्यधिक गर्मी है। फील्स लाइक 50-52 दिखाता है। बहुत परेशान। नहीं, इस बार तो गर्मी, मतलब यहाँ मैं पता है गलती से राजेश सर मई में पहाड़ घूमने चला गया, लेट हो गया था, तो पहाड़ मई में था और सामने बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं और गर्मी इतनी कि आप खड़े नहीं हो सकते, यह हाल था। तो वहां पे यह हाल है, तो अपन लोग का क्या होगा? सोचो आप, मई कैसा निकला है। आप सोचो, आपको कम से कम पहाड़ में बर्फ तो दिखा है। मेरी फैमिली नाथुला गई थी, नाथुला में एक 50 ग्राम भी बर्फ नहीं थी, समझ लीजिए। नहीं, इतना यहाँ ऊपर की नहीं, ऑलवेज मेरा कहने का मतलब है जैसे मैक्लाइडगंज वगैरह, तो पहाड़ मतलब बर्फ के पहाड़ दिखते हैं आपको, दूर हैं, दिखते हैं सब जगह बर्फ बर्फ, पर गर्मी इतनी ज्यादा कि परेशान हो जाओ आप। लेकिन नाथुला में तो बर्फ ही नहीं है, जो कि ऑलवेज बर्फ में रहता है हिमालय पे। नाथुला में गजब, इस इस सिक्किम बार से कुछ जब जाते हैं एक्सट्रीम हो गया। नाथुला। इस बार हीट वेव डेडली थी। खैर, राजेश सर से बातचीत आगे शुरू करूंगा मार्केट्स पर, आप लोग की क्वेरीज पे, लेकिन पहले हम तक पहुंचने के तरीके दिखा देता हूं। क्विकली दिखा दीजिएगा। वो ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड का आईडी और व्हाट्सएप नंबर चलता रहेगा आपकी स्क्रीन पे। वो कंप्लीट हो जाएगा तो जरा निफ्टी लेकर आइए डॉक्टर साहब। निफ्टी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, बुरा नहीं है, लेकिन दायरे में है और वॉलेटाइल है। कल भी ऐसे ही हुआ था, कल वॉलेटिलिटी ज्यादा थी। आज ऐसा कहिए कि दिन का टॉप मोस्ट पॉइंट, हाई और लो जो दिख रहा है आपको, कल की क्लोज से कैलकुलेट करूं तो 70 पॉइंट ऊपर और 70 पॉइंट नीचे दोनों देख लिया हमने आज। और इस समय हाईलाइट है कि 70 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी आपको 37 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। तो कैलकुलेशन दिखाएंगे डॉक्टर साहब, तो 110 पॉइंट के आसपास दिन के लो से रिकवरी दिखाता हुआ इन ग्रीन। पर क्या है, जैसे आज सुबह भी चर्चा हो रही थी, बिल्कुल सही है, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर एक तरफा मूव तो कॉन्फिडेंस देता रहता है, पर खतरे की घंटी बजती है जब रिकॉर्ड उच्चतम से जड़ने के साथ साथ फिर बाजार वॉलेटिलिटी की गिरफ्त में आता है। यानी कि बुल्स के साथ साथ, बुल तो ग्रिप में था ही था, अब बियर्स थोड़ा सा मसल फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, टसल हो रही है, वो दिख रहा है स्क्रीन पे। राइजर यार बताए, कल जैसे अभी सुबह अपडेट दिया था, 23,000 करोड़ रुपए की कल बल्क और ब्लॉक डील्स हुई। कितने प्रमोटर्स, कितने दिग्गज पी प्लेयर्स एग्जिट कर रहे हैं। हर ये है कि हाथों हाथ लिया भी जा रहा है, लेकिन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बाजार में। कितनी लास्ट डेट, कुछ तो रिपोर्ट होता है, अनरिपोर्टेड इतने सारे जाते हैं, शाम को पता चलता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन होना, इसे डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड तो खैर गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस तरह से फिर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा बांध लेना या माल रिलीज करना थोड़ा सा कंसर्निंग होता है कि नहीं होता? देखिए, थोड़ा कंसर्निंग उन लोगों के लिए बिल्कुल होता है जो लोग एक तरीके से 2020 खेलने आए हैं बाजार में। आज लिया कल बेच दिया, या हाँ, 5-7 दिन के लिए आए हैं, उनके लिए थोड़ा कंसर्निंग बिल्कुल है, क्योंकि दिशा कुछ समझ में नहीं आती। आप आज देखोगे बुलिश ट्रेंड के साथ बाजार से जा रहे हो, कल आएंगे तो आप फिर नीचे की तरफ दिखता है। लेकिन मैंने बार बार ये करिए कहा है आपके माध्यम से दर्शकों को कि हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें, अच्छी स्टॉक्स में निवेश करें। और ये जो वॉलेटिलिटी है, अगर किसी कारण से आपको नीचे के भाव मिलते हैं, तो उसे वहां पे खरीदारी का मौका समझे। ये नहीं समझे कि आज ले लिया कल 10 रुपए टूट जाएगा। हो सकता है टूट जाए, इसमें कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आप लंबी अवधि में रहते हो, 2020 नहीं खेलते हो, तो मैं समझता हूँ कि अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत है, लंबी अवधि में बढ़िया। वैसे एक ब्रश से पेंट कर लेना भी गलत है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स हो रहे हैं, थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए, पर इंडिविजुअली कौन से स्टॉक्स में कौन चेकआउट कर रहा है, कौन एंटर कर रहा है, इस पर नजर रखिएगा। वो भी डिफाइन करेगा इन स्टॉक्स को लेकर कॉन्फिडेंस रेट का कैसा रहता है। आज नोएडा, नवी मुंबई और अंबाला जाना है, सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। शुरुआत कर रहा हूं नोएडा से कृष्णा मेहता मैम के साथ। कृष्णा जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड कृष्णा आफ्टरनून मैम, सर। कितना समय हो गया अपने को स्टॉक मार्केट में? सर 1 ईयर हो गए। हाँ, 1 ईयर हो गए सर। 1 ईयर। थोड़ी वॉइस हेजी से आ रही है। 1 साल का समय हो गया है।
कृष्णा मैम, कैसा रहा ये बीता 1 साल 12 महीने? ओके सर, नॉट बैड, नॉट गुड। अच्छा, आपकी पहली क्वेरी मैम। यस सर। सर नोवा एग्रीटेक, मैंने इसको बाय किया 77.10 पे 5000 शेयर। सो नोवा इसका एग्रीटेक 5000 शेयर 77.10 पे लंबी अवधि के लिहाज से लिया था कृष्णा मैम। यस सर, लॉन्ग टर्म भी रख सकती हूँ, अदरवाइज मतलब प्रॉफिट में बुक करके निकल। किसमें ज्यादा सही रहेगा, इसलिए मैंने बुक किया सर। किसमें ज्यादा अच्छा है, क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं इसको? ये तो बीच में काफी पेन भी दिखाया है स्टॉक ने, अब तो रिकवर कर रहा है। खैर पता नहीं। राजेश सर, आप लोग ट्रैक करते हो? नोवा एग्रीटेक 77 की खरीद है मैम की और चल 65 पे रहा है। गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी जो पैनल में महिला मित्रगण है सबको नमस्कार। जहां तक नोवा एग्रीटेक की बात है, तो कंपनी जो बेसिकली सॉइल हेल्थ और क्रॉप प्रोटेक्शन वाले सेगमेंट में कामकाज करती है, पिछले कई 2-3 क्वार्टर से अगर आप देखें तो अच्छी ग्रोथ दिखाई कंपनी ने, और 720 प्रोडक्ट के आसपास इनका रजिस्ट्रेशन है, 9000 एमटीपीए की कैपेसिटी है। लेकिन इन सब चीज के अगर आप देखेंगे तो अब इनको स्केल अप करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। दूसरे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनकी बढ़ी हुई है। तीसरे, अगर आप देखोगे तो जो कि दूसरी कंपनियां इस सेक्टर में है ना, वो लगभग डेट फ्री है, और यहाँ पर आपको डेट इक्विटी का रेशियो 1:1 मिलता है। तो मुझे लगता है कि डेट और वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें इस कंपनी को थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि में रह सकती हैं, अनलेस अनटिल कोई कदम ये उठाएं। तो बेहतर ये होगा कि अगर इन्हें 70 के आसपास का कोई भाव मिलता है उछाल पे, तो वहां निकलने का मन बनाए। हालांकि वो लॉस बुक करना ही होगा, बट मौजूदा स्तर पे नहीं कहूंगा लॉस बुक करने, बट 70-72 के आसपास इन्हें निकलना पड़ेगा। अब आ रही है बढ़िया आवाज। मुझे थोड़ी सी मेरे एंड पे आवाज का इशू था, तो मुझे लग रहा था सबके साथ हो रहा होगा। अब एकदम टकाटक राजेश सर की आवाज बढ़िया आ रही है। नोवा एग्रीटेक पे कृष्णा मैम, अगली क्वेरी के लिए आता हूं आपके नवी मुंबई जा रहा हूं सुमन शनॉय के पास। सुमन मैम, हाय। हाय, गुड नमस्ते सर। आफ्टरनून। नमस्ते मैम। सुमन मैम, नमस्ते। कितना टाइम आपको स्टॉक मार्केट्स में हो गया? सर मैं अभी 6 महीने से इसमें निवेश कर रही हूँ। और कैसे और घर पे श्री कोई करता था? इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? कोई घर पे ऑलरेडी करता था या पहले जी, से सोचा हुआ था आएंगे? हस्बैंड करते थे, और मेरे फैमिली में और भी लोग करते हैं। उनको देख के मैंने अभी 6 महीने से इसमें अभी निवेश करना शुरू कर दिया, तो अच्छा लग रहा है। हस्बैंड डिसाइड करते हैं स्टॉक या आप खुद ही कर रहे हो? जी नहीं, मैं खुद करती हूँ। परफेक्ट। अच्छा, अपनी अभी तो बात हो जाएगी, उसके बाद अभी टीवी म्यूट कर देना, नहीं तो इको से ना इशू आएगा। सुमन मैम, पहला जी सवाल। जी, हाँ, टीवी म्यूट कर दूँ? हस्बैंड सुन रहे हैं क्या? हाँ, वो वहां देख रहे हैं। हाँ, तो हल्की आवाज में सुन ले। सुनेंगे नहीं तो पता नहीं जी। चलेगा आपने क्या बात करी। सुमन मैम, पहला सवाल कौन सा? जी, मेरा पहले तो मैं श्री प्रकाश गाबा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। उनके सलाह से मैंने EFCIL खरीदा था 408 में, और वो अभी काफी फायदा दे रहा है। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि येस बैंक मैंने खरीदा था 28 रुपए में, तो उसका मैं क्या करूं? मुझे अभी बहुत दुविधा में हूँ उस चीज को लेकर। सुमन मैम, क्यों लिया था यस लॉस बैंक? में। मतलब क्यों से मेरा मतलब लंबी अवधि के लिए सोचा था, अभी घुसूंगी कुछ देर में निकल हाँ, आऊंगी? हाँ, कुछ दिन में निकल आऊंगी ऐसा सोच के ही लिया था, लेकिन अभी मैं सलाह चाहती हूँ इसके लिए क्या करूँ। अभी कोई लंबी टाइम अवधि की तक रख पाबंदी? सकते हो? लंबी रख सकते हो, वही ठीक है। रख सकते हैं जी। राजेश सर, भाई यस बैंक मैम 28, सब रिटेल कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। खैर, ऐसा नहीं कि इसने कमा के नहीं दिया, लोगों ने जिन्होंने पेशेंस रखा और गिरावट में खरीदा होता, वो 13 के आसपास कितने समय तक कंसोलिडेट कर रहा था उस जोन्स पे, तो कमा के भी दिया है स्टॉक ने। खैर, व्यू क्या बनता है लॉन्ग टर्म का यस बैंक पे? अपने को 4 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है इस समय। देखिए, येस बैंक का एक बहुत ही खराब इतिहास रहा है, जिस कारण से बैंक ने अच्छी पिटाई देखी और नीचे से अब बढ़त दिखा रहा है। न केवल मार्केट कैप में बढ़त दिखा रहा है, बल्कि अगर आप देखो तो बैंक के परफॉर्मेंस में भी बढ़त आई है। चौथी तिमाही में नंबर्स बड़े स्ट्रांग आए थे, फिर वो चाहे कासा रेशियो के हो, रिकवरीज के हो, अपग्रेड्स को, सब में बढ़त देखी गई थी। एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया था, मार्जिन्स में सुधार आए। मैं समझता हूँ थोड़ा रिस्की बेट बिल्कुल है, लेकिन अगर इस स्टॉक को थोड़ा लंबी अवधि के लिए रखा जाए तो गुंजाइश ये बनती है कि जिस भाव में इन्होंने खरीदा है वहां से ये मुनाफे में निकलेंगे। लेकिन फिर मैं दोबारा से दौड़ाना चाहूंगा, क्योंकि बैंक इस वक्त परफॉर्मेंस के टर्न अराउंड स्टेज पे है,
तो अगर बेहतर तरीका से आगे भी 2-3 क्वार्टर नतीजे अच्छे आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मौजूदा स्तर से भी बहुत अच्छे बढ़त दिखा सकता है। तो मतलब फिलहाल के लिए तो होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी फिलहाल के लिए होल्ड है। इस वक़्त मैं इन्हें घाटा काटने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूँगा, बनी रहें स्टॉक। हाँ, इस बीच वो अपडेट्स आ रहे हैं, वो जो कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ एफएम साहिबा की प्री बजट कंसल्टेशंस थी, वो 10:30 बजे आज शुरू होनी थी, वो ख़त्म हो गई। तो वो कौन कौन शिरकत कर रहा था वहाँ पे, कौन कौन था मीटिंग में, इस चैनल पे आप ज़्यादातर लोग को देखते ही हैं, नीलेश शाह सर से लेकर बाकी सब के सब, वो सब उस चर्चा में मौजूद थे। और अब आज वैसे दूसरी मीटिंग भी है, प्री बजट कंसल्टेशंस कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बाद इंडस्ट्री के साथ है। तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री चेंबर्स के साथ आज सेकेंड हाफ में 2:30 बजे शायद एफएम साहिबा की और फाइनेंस मिनिस्ट्री की सेकेंड मीटिंग आज शेड्यूल है। ये सब बजट की तैयारी चल रही है, डेट अब तक नहीं आई है। 3rd वीक ऑफ जुलाई कहा गया है कि शायद बजट शायद उस समय आएगा। खैर, अगला सवाल अंबाला से ऋतु यादव जी के पास जा रहा हूं। ऋतु मैम, गुड आफ्टरनून। ऋतु मैम आपका पहला सवाल। सर, मेरा पहला सवाल है एचएल से रिलेटेड। हाँ। मैंने शेयर्स ले रखे हैं 2650 के रेट में। हाँ। तो अभी मुझे ये जानना है कि मैं इसमें बनी रहूं या मतलब मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो शुड आई एग्जिट फ्रॉम हियर, पार्शियल प्रॉफिट बुक करूँ या फिर मतलब क्या करूँ? मेरा नेक्स्ट मैं समझ में नहीं आ रहा है इतना प्रॉफिट आने के बाद। समझ में नहीं आ रहा है, मस्त प्रॉफिट है, डबल हो गया है पैसा एचएल। राजेश सर क्या करा जाए? 23 शेयर डबल 100% गेन के साथ मैम बैठी हुई है। क्या रणनीति? बने रहूं, थोड़ा सा पार्शल निकाल लूं, पूरा निकाल लूं? मदद करिए सर। आशीष जी, ये शेयर बाजार की खूबी है, लोग लॉस में भी कंफ्यूजन में रहते हैं और प्रॉफिट में तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या किया जाए। बट एचएएल मुझे लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है पिछले क्वार्टर्स से। नंबर्स अच्छे आए थे, डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है जैसे हम सब जानते हैं, और आत्मनिर्भर भारत के जो थीम है उसके अंतर्गत मेक इन इंडिया वगैरह को लेकर के डिफेंस में बहुत जोर दिया जा रहा है कि भारत में बने। दूसरे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तीसरे अगर आप देखें तो इस कंपनी की मार्च एंड में 94,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। अभी इन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आया है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 156 नए हेलीकॉप्टर का। तो ये सारी चीजें हैं जो कंपनी के लिए बहुत बेहतर आने वाले दिन दिखा रही है। लेकिन चूंकि इतनी बढ़त बहुत शॉर्ट टर्म में हो गई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में चला जाए या करेक्शन हो, वो कभी भी हो सकता है। तो अगर आप लंबी अवधि में बनी रहना चाहती हैं तो मेरी ये राय रहेगी कि आप इसमें से 5-7 स्टॉक 10 स्टॉक बेच दें, क्योंकि आपके पास 23 स्टॉक है। तो आप 5-10 बेच लें तो क्या होगा कि आपके घर के पैसे फ्री हो जाएंगे। बाकी को आप राइड कर लें, और किसी कारण से ये गिरता है तो जो बेचे हुए स्टॉक है उसको दोबारा ऐड कर लें, और नहीं तो कहीं और लगा लें। बल्कि मैं ये कहूंगा कि पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी को राइड करें। वैसे हाँ, कोई कंप्लेंट नहीं, बहुत बढ़िया ये स्टॉक, बहुत बढ़िया कमा के दिया। और आज भी जिस तरह के ऑर्डर बैक करने की खबरें आ रही हैं और डिफेंस पे थ्रस्ट बढ़ा ही चले जा रहा है, और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो डोमेस्टिक आत्मनिर्भर के साथ साथ एक्सपोर्ट्स खुलने हैं, बहुत कुछ होना है। तो कन्विक्शन है तो बने रहा जा सकता है इस काउंटर के साथ। ऐसे कोई रीज़न दिखता नहीं है इसमें मुनाफा बांधने का। खैर, राजेश सर ने बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया करना क्या है। राजेश सर, उससे पहले अगली क्वेरीज, सेट ऑफ क्वेरीज के लिए जाऊं, वो एसबीएस स्टॉक पिक, कोई बढ़िया सा स्टॉक जो आप लोग के ओम कैपिटल के रडार पे सबसे बढ़िया पिक इस समय आपकी कौन सी? देखिए, इस समय मुझे लगता है बैंकिंग पे ध्यान देना चाहिए, खास करके मिड कैप बैंकिंग, और वो भी प्राइवेट सेक्टर में। तो सिटी यूनियन बैंक के साथ जाना चाहूंगा, जहां अगर आप देखो तो चौथी तिमाही में बहुत शानदार नतीजे आए थे। 17% के आसपास बॉटम लाइन में जंप आई थी। 1 लाख करोड़ के आसपास की बैंक के कारोबार हो गया, जो कि पहली बार उनके हुआ है। एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। 2% के आसपास नेट एनपीए है, जो कि मैनेजमेंट ने ये सीधे सीधे कहा है कि आने वाले दिनों में 1.25 से 1.5% कर देंगे इस साल में। इस साल में 50 से 75 नए ब्रांचेस खोलने की बातें कर रहे हैं। डिजिटल में और रिटेल में एक बहुत एग्रेसिवली वो लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने करीब करीब 10 नए एजीएम्स हायर किए हैं फ्रॉम जो बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनसे। तो एक बहुत कुछ हो रहा है इस बैंक में, जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में न केवल नंबर्स में बल्कि मार्केट कैप में भी दिखेगा।
साल भर का नजरिए से कोई लेता है तो मैं समझता हूँ कि 200 रुपए के टारगेट रखने चाहिए, और जैसे जैसे नंबरों में सुधार होता जाएगा नए इनिशिएटिव्स के कारण से, तो टारगेट रिवाइज भी किए जा सकते हैं। बट इस वक्त अब 200 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक पिछले कुछ दिनों से गजब हरकत में। एमएसएमईज के थ्रस्ट की भी होप्स जाग रही होंगी, लेकिन राजेश सर का टारगेट बढ़िया है। अच्छे मूव्स के बावजूद 200 का लक्ष्य नजर आता है, यहां से भी अच्छा खासा अपसाइड एक्सपेक्टेड। रखिए रडार पे। क्विकली अब अगला राउंड ऑफ क्वेरीज। कृष्णा मैम, अगला सवाल। सर रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 135 रुपीज में 1000 शेयर लिए हैं। राजेश सर, क्या करा जाए? 135 ही खरीद है, 100 क्वांटिटी। देखिए, लगातार क्वार्टर एंड क्वार्टर लॉस कर रही है कंपनी। हालांकि ब्रांड अच्छे हैं, बर्गर किंग के नाम से ऑपरेट करती है, प्लान्स इनके 70-80 नई स्टोर खोलने की है FY25 में। लेकिन अगर आप देखो तो पिछले तिमाही में या पिछले साल में जो नंबर्स खराब आए उसके कई कारण थे। एक तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हुए थे, केपेक्स बढ़ा हुआ था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे, और बहुत छोटी अवधि में ऐसे कोई लग रहा नहीं है कि बहुत बड़ा सुधार कुछ आएगा। नंबर्स दबाव में रहने वाले हैं। मैं कहूंगा 115-120 के आसपास उछाल में मिलता है तो एक बार निकल जाए। उछाल में निकलने के मौके ढूंढिए। सुमन मैम। जी मैम, अगला सवाल। जी, मैंने JTIL खरीदा था 218 रुपए में। ये देख के मैंने खरीदा कि बहुत लोग निवेश कर रहे हैं उसमें, तो इसका मैं क्या करूं, रखूं या? JTIL, ये तो हमारी टीम दिखा भी नहीं पा रही स्टॉक। सॉरी, GTIL है शायद। GTIL, GTIL या GTL लिमिटेड होगा शायद। हाँ, कितने का GTL था होगा आपका? तो। ये मैंने 218 में खरीदा था। नहीं, ये तो नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं, मुझे तो नहीं याद आ रहा। राय सर, कोई कनेक्ट कर पा रहे हो? स्टॉक डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो? GTIL। देखिए, JTL हो सकता है मेरे हिसाब से। JTL, JTL जो कि आप एक बार चेक करो। हाँ, JTL इंडस्ट्रीज तो है। अब JTL इंडस्ट्रीज तो नहीं है। चलिए, अगला कोई स्टॉक है तो वो बता दो। अगला मेरा ये मैंने हाँ, गेल खरीदा है। गेल 100 शेयर 218 पे। राजेश सर, गेल का जी। फंडामेंटल व्यू क्या है? देखिए, अगर 2-3 साल की होल्डिंग करनी हो तो हमारा बहुत स्ट्रांग व्यू है इस कंपनी में। बहुत अच्छा कामकाज कर सकती है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि बहुत तेजी से कुछ बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो वॉल्यूम्स देख लीजिए, इनकी पाइपलाइन की कैपेसिटी है करीब 16,240 किलोमीटर की। वो ऑलरेडी अपने ऑप्टिमम लेवल पे है। हालांकि कंपनी ने अगले 2-3 साल में कहा है कि 19,970 किलोमीटर कर लेंगे, बट उनके लिए 2-3 साल लगेगा, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी लंबी अवधि में अगर रखा जाए तो स्टॉक में बहुत अच्छा रिटर्न हो सकता है। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, सरकारी कंपनी है, लेकिन छोटी अवधि से मेरा मतलब है कि 3-6 महीने में मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक 235-240 के ऊपर जा पाएगा। तो 235-240 के आसपास आता है, एक बार मुनाफा वसूल कर लीजिएगा। और अंततः अगर आपको लंबी अवधि, जिससे मेरा मतलब 12 से 18 महीने या 2 साल रखने का मन है, तो आप बनी रह सकती हैं। ऋतु मैम, अगला सवाल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है BSE का। मैंने 16 शेयर्स ले रखे हैं 2816 के रेट पे। तो अभी मैंने सोचा था ये ऊपर जाएगा, लेकिन वही फ्लक्चुएट होता है, कभी ऊपर जाता है फिर एकदम से नीचे आ जाता है। तो पिछले आई थिंक 1-1.5 महीने से मैं स्टक हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से निकाल के ऐसा कहीं और लगा लूँ या मैं इसमें रह सकती हूँ। व्यू लॉन्ग टर्म का था? हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लिया था मैंने। राजेश सर, क्या करा जाए? BSE। सॉरी, देखिए, सबसे पहले तो अगर आप लॉन्ग टर्म को सोच के निवेश कर रही हैं तो रोज का भाव देखना बंद करें। नहीं तो क्या होगा कि ऑलवेज आप टेंशन में रहेंगे कि 20 रुपया टूट गया, 50 रुपया टूट गया। तो लॉन्ग टर्म के अच्छी पेडिग्री के स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए ही लें। और इस वक्त BSE की खास बात की जाए तो हमारी तरफ से इसमें बाय की कॉल है। इनफैक्ट हमने इसमें बाय की कॉल 500 रुपए से दे रखी है, और लगातार आवाज पे हमने कई बार इस पर डिस्कशन करी है, और आज भी हम समझते हैं कि ये खरीदारी ही करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आप ऐसे समझो कि बाजार में तेजी हो या मंदी हो, ट्रेडर ट्रेड करेंगे ही, उनको मुनाफा हो नुकसान हो, एक्सचेंज को फायदा होता है।
तो एक्सचेंज विल ऑलवेज बी देयर। अब आते हैं बीएसई पे, तो बहुत अच्छा कामकाज कर रही है। 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 15% की होल्डिंग इसकी सीडीसीएल में है इनके पास। जो स्टार म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है वो नंबर 1 पे है। आईएनएक्स करके जो इनका गिफ्ट सिटी में एक्सचेंज है वो अच्छा तरीके से काम कर रहा है। सारे पायदान पे खरी उतरती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई मुद्दा नहीं है, कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है। मैं समझता हूँ हर लिहाज से ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। और अगर टारगेट्स की बात की जाए तो मैं समझता हूँ साल भर में 3300-3400 रुपए के टारगेट इसमें आ सकते हैं, और लंबी अवधि में और भी बड़े टारगेट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि Okay. 2 एक्सचेंज है हमारे देश में, एनएसई और बीएसई, जो एक ही लिस्टेड है। अरे जी ऋतु जी, दोनों बढ़िया है आपके पास, तो मुस्कुराइए आप। कृष्णा जी, सुमन जी, ऋतु जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं, उस पार एक क्विक मार्केट चेक। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी पस्त होगा, लेकिन निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, एडवांसेस के बढ़िया फेवर में ये बाजार। ऐसे में ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र देखिए। नमस्कार।